ठीक है बेटा, तो हमने यहां तक कवर किया था कि सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, और हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर में हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, और इसी के अंदर में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। अब इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिक्विड को हीट करें, लिक्विड को हीट करते हैं, तो वो लिक्विड भी कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। लिक्विड का कन्वर्जन हो जाता है गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बीकर में लिक्विड ले लूं, वाटर, और इसको एक स्टैंड पे, ये एक स्टैंड है, इसको मैं हीट करूं अगर लिक्विड को, एक बर्नर यहां पे लगा दूं, और इस बर्नर से मैं हीट करूं, ये हमारा बर्नर है, इसको हम बोलते हैं बेटा बर्नर। बर्नर से हीट करूंगा तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो एक टेम्परेचर के बाद अगर हम नोट करना चाहें कि कितना है वो टेम्परेचर, अगर हम नोट करना चाहें कि वो क्या टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम नोट करना चाहें कि हम ऑब्जर्व करना चाहें कि कौन क्या है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो हमें यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाना होगा। ये तो ले ले साले केमिस्ट्री में कल बुक कॉपी से बताया क्यों नहीं तुमने? इन बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन क्या नहीं बताया दीक्षा, म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और भी कोई अनम्यूट है? नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि लिक्विड का गैस में कन्वर्जन। मैंने बताया एक लिक्विड, मैंने वाटर लिया है, वाटर को मैंने नीचे इसमें बर्नर लगाया है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, और अगर मैं, तो फिर मैंने बताया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में, और ये गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में ये सराउंडिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बताया कि अगर मैं नोट करना चाहूँ कि वो क्या टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाना होगा। ये मैंने एक थर्मोमीटर यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और ये थर्मोमीटर बता देगा कि कितना टेम्परेचर है इस टाइम पे लिक्विड का, और हम जिस टाइम पे वो स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर हम बोलेंगे कि उतने टेम्परेचर पे ये अब कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वेरी गुड ख्वाहिश, हम बोलेंगे कि वो टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये लिक्विड का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। आप देखो बेटा, तो हम ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इसको बेटा ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो, आगे बताता हूं मैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। तो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। नोट कर लो बेटा, ये मैं थर्मोमीटर प्लेस किया है यहाँ पे,
ठीक है, हो गया है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, रब कर दे रहा हूं मैं। हो गया बेटा? ठीक है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बेटा एक चीज सुनो ध्यान से, देखो हमने देखा, बेटा देखो हमने देखा कि हमने देखा कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। हेलो, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। हाँ कौन? राजीव, क्लास में वो बात करूंगा। सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, हमने ये देखा। और ये कब होता है? जब हम इसको हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन हीट देने से हो क्या रहा है एग्जैक्टली? अब इसको समझते हैं। देखो बेटा, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो गैस होती है, हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, तो वो बहुत तेज मूवमेंट शो करते हैं, इधर उधर भागते हैं बहुत ज्यादा। हमने पढ़ा था कि लिक्विड जो होता है, हमने पढ़ा था कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी, मूव करने की पावर कम होती है। और हमने पढ़ा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं, हमने बोला था। अब देखो हम कर क्या रहे हैं? हीट दे रहे हैं। जब हम हीट दे रहे हैं तो सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में। अब देखो, इसका मतलब है कि जब हम हीट कर रहे हैं, हाँ गरिमा, जब इसका मतलब है कि जब हम हीट कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स, इनके बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हीट देने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जा रहा है। हीट देने से मेनली इन पार्टिकल्स की मूव करने की प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज हो जा रही है हीट देने से। हीट करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ये इधर उधर मूव करना चाहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो मेल्ट होने लगे सॉलिड, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और फिर अगर हमने पढ़ा अभी वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन में हमने देखा कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से जब इसको हीट दे रहे हैं, जब हम फिर से इसको हीट दे रहे हैं तो ये इसके पार्टिकल्स, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से ये लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं बेटा, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो अभी एक, ठीक है, तो पार्टिकल्स हम लिख लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगर, फिर लिख लेते हैं बेटा इस पॉइंट को
इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature increases kinetic energy of particles। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये बात क्लियर है बेटा सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो क्लियर है सबको कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, ओके। ख्वाहिश, दीक्षा, ओके, क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा, ठीक है, नोट डाउन हो गया आई थिंक। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो पॉइंट मैंने अभी लिखा है, ये पॉइंट आपको अलग से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर किसी ओलंपियाड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया या फिर आपके सीबीएसई वाले एग्जाम में भी, आपके स्कूल वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस डैश ऑफ पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट होने की, मूव करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। अब ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं। अब देखो बेटा, अब हम आ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और इस टॉपिक का तो वैसे नाम है यूनिट कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे बेटा आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपके फर्स्ट यूटी में भी क्वेश्चन आएगा इससे, और आपके फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आएगा, जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा, आप सब लोगों को पता होगा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कितना है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। इजी सा है, आई थिंक पता होगा आप सबको, लेकिन हम नोट्स में इसको लिखेंगे जरूर। लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which a liquid, the temperature at which a liquid starts boiling and converts into gas, this temperature is called boiling point, and converts into gas. That temperature is known as boiling point, is known as boiling point। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही है जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट है। और अभी हमने पढ़ा कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो इतना हो गया है, आगे देखते हैं बेटा। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो मैंने बताया कि आपको आएगा जरूर।
किसी ना किसी एग्जाम में आपको बेटा जरूर पूछा जाएगा ये टॉपिक। अब देखते हैं, देखो बेटा ये जो हमने लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस एक यूनिट है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए। सेल्सियस एक यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह से हम टेम्परेचर को केल्विन में भी कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में भी कैलकुलेट करते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बोलते हैं कि केल्विन में ये 373 डिग्री, ये 373 केल्विन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन। और एक और यूनिट है हमारे पास, कल भी मैंने आपसे पूछा था तो आपने आंसर दिया था फ़ारेनहाइट। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस को ही अगर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना चाहें तो ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा कितना, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 100 इंटू 1.8 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना कुछ होगा ये फ़ारेनहाइट। अब देखो बेटा सुनो, ये फ़ारेनहाइट वाला आपको पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम पूछा जाएगा। आपको मेनली ये वाला पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन होता है। इसी पे ही अब हम और इस पे डिस्कस करते हैं आगे, इसी पे हम और डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। इसको मैं और बताता हूं। ये देखो बेटा, हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कैसे कन्वर्जन होता है, हम ये पढ़ रहे हैं। अब देखो हम पढ़ रहे हैं यूनिट कन्वर्जन फॉर टेम्परेचर। हमारे सिलेबस में मेनली सेल्सियस और केल्विन में हमें कन्वर्जन पढ़ना है, फिर मैं आपको बाद में फ़ारेनहाइट भी बताऊंगा। अभी हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कह रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, लेकिन 273 भी ठीक है, ठीक है। तो आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब मैं कह रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, और अगर मैं बोलूं कि बताओ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन होगा, तो हम बेटा ऐसे करेंगे 1 प्लस 273 के, तो ये बेटा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 274 केल्विन, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में निकालेंगे तो ये कर देंगे हम 10 प्लस 273 के, तो ये बेटा हो जाएगा कितना 283 केल्विन। क्लियर सबको? अब बेटा आप लोग मुझे आंसर बताओ, अगर मैं बोलूं कि बताओ 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन में कितना आएगा, तो बताओ मुझे कितना आएगा बेटा केल्विन में। 303 केल्विन। 303 केल्विन। आप अनम्यूट हो मिस श्रद्धा। मिस। हाँ बेटा चैट पे लिखो, बेटा चैट पे लिखो, न्यू स्टूडेंट हो आप चैट पे, ठीक है बेटा। आपने बिल्कुल सही बताया है, आपने बिल्कुल सही बताया है। 200। अनुराग गलत है आंसर, अनुराग गलत है आंसर। तन्मय
गलत है आंसर। कितना पूछा मैंने? 20 डिग्री सेल्सियस को पूछा मैंने 273 में। हाँ बताओ तन्मय, सही आंसर क्या होगा? 293 केल्विन। ईशान सही है, गरिमा सही है आंसर। ठीक है, ओके सही आंसर। ठीक है, सही है, सबका सही है। चलो ठीक है, एक दो बच्चों को कंफ्यूजन थी, मैं एक और आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, एक और दे रहा हूं। ये वाला बताओ बेटा मुझे, एक और बताओ, एक और बताओ बेटा। ये वाला बताओ कि मैं कह रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा बेटा, बताओ चैट पे कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में? 373। ठीक है, अब तुम लोग फास्ट हो रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, सही है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको कि इस तरह से हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो बेटा दूसरा टाइप इसी का क्वेश्चन का, अगर मैं बोलूं, मैंने बोला बेटा देखो अभी बताया था, मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ये बताया था। अब अगर मैं बोलूं कि -1 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, तो बेटा इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 272 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि -5 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना आएगा, केल्विन में कितना होगा -5 डिग्री सेल्सियस? ठीक है अनुराग, वेरी गुड, 268। ओके तन्मय, ओके मिस, ठीक है ईशान, ठीक है, ठीक है बेटा, सबको आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एक इसी पे एक लास्ट मुझे बताओ, लास्ट मुझे बताओ -100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, लास्ट है ये, इस पे केल्विन टू सेल्सियस लास्ट है। ठीक है, तन्मय बहुत तेज लिख रहे हो, 173। ठीक है, ईशान का आंसर गलत है। ईशान इतनी स्पीड पे नहीं करेंगे, थोड़ा तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक से सोच के लिखेंगे आंसर। ठीक है ईशान, अब ठीक है 173 केल्विन। ठीक है, ठीक है, ये जो बच्चा है मिस श्रद्धा, ये अपना नाम लिखो बेटा, बच्चे अपना नाम लिखो चैट पे, जो मिस श्रद्धा है नाम लिखो बेटा अपना चैट पे। ठीक है, ठीक है, आप लोग को ये वाला आ गया है, और इसको मैं रख कर रहा हूं। और बेटा आप लोग जहां पे आपने ये स्टार्ट किया था यूनिट कन्वर्जन, वहां पे आप को लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये बेटा, आएगा जरूर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखो बेटा, आएगा जरूर ये आपके फाइनल एग्जाम के 2 या 3 मार्क्स से समझ लो, ये जरूर आएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन आपको बेटा जरूर मिलेगा। ओके ओके श्रद्धा, ठीक है, ठीक है, ये केल्विन और सेल्सियस वाला आपको आ गया है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ओलंपियाड लेवल के लिए पढ़ते हैं थोड़ा। देखो आपको सिंपल आएगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको आ सकता है। तो देखो बेटा मैं फ़ारेनहाइट में बता रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है, जितना सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, यहां तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 0 डिग्री इंटू 1.8 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है। तो देखो बेटा ये तो 1.8 इंटू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 32 इसका आंसर आ जाएगा कितना, 32, इसका आंसर क्या आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक और देखो, अगर मैं बोलूं 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे, वहां तो 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम करेंगे 1 इंटू 1.8 प्लस 32,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 1.8 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा, आप लोग मुझे बताओ 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना है, कैलकुलेट करो बेटा, आराम से कैलकुलेट करो, बताओ मुझे। गलत है आंसर श्रद्धा, बेटा मल्टीप्लाई करो ठीक से। ठीक है, कितना आया आंसर, आएगा अराउंड 32 ये है, और वो हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 30.5, 35.6। ठीक है, 35.6 आंसर सही है, 35.6 आंसर सही है। मैं ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, करके बताता हूँ एक बार। देखो बेटा, देखो श्रद्धा बेटा, देखो 2 डिग्री सेल्सियस था, तो इस तरह से करना था, 2 इंटू 1.8 प्लस 32 इज इक्वल टू निकालना, तो 2 इंटू 1.8 ये बेटा हो गया 3.6 प्लस 32 इज इक्वल टू 35.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है आंसर। अब क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब इस वाले पे एक लास्ट करते बेटा, एक लास्ट बताओ इस पे मुझे। 5 डिग्री सेल्सियस, आराम से कैलकुलेट करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। 5 डिग्री सेल्सियस बताओ बेटा फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी करो। बिल्कुल सही है श्रद्धा, 41, दीक्षा सही है, ठीक है। अब सबका आंसर सही है, तन्मय 37 कैसे होगा, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, अतुल सही है, ख्वाहिश सही है, नितिन ठीक है बेटा, आपको आ रहा है, ठीक है, क्लियर अब सबको। सुजल का आंसर नहीं आ रहा है, सुजल, सुजल आंसर बताओ। अब तो पता चल गया आंसर, अब तो सिर्फ लिखना है 41 डिग्री, और क्या है ना। ठीक है, अब देखो बेटा, जो सेल्सियस टू केल्विन वाला था ना, वही आपको आएगा क्वेश्चन। आपको ये फ़ारेनहाइट वाला आपको सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ओलंपियाड में मिल सकता है, सीबीएसई में नहीं मिलेगा वाला क्वेश्चन आपको, क्लियर है। अब देखो, अब जैसा कि मैंने बताया कि सेल्सियस टू केल्विन वाला ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो उस पर हम एक लास्ट और करते हैं। सेल्सियस टू केल्विन में मुझे बताओ बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन में बताओ बेटा, लास्ट है ये, केल्विन में बताओ। 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा केल्विन में, 298, ठीक है, आंसर सही अभी तक सबका। ख्वाहिश, श्रद्धा, अतुल, आदर्श, तन्मय, हितेन, ठीक है, सबका सही जा रहा है आंसर। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है अनुराग, ठीक है ईशान, ठीक है, ठीक है आदर्श, ओके, यूनिट कन्वर्जन क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है रितिका, ओके सही आंसर, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट यूटी में भी मिलेगा जरूर क्वेश्चन, इसको रब करता हूं। तो ये हमने पढ़ा बेटा अभी यूनिट कन्वर्जन फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की हमने 3 यूनिट्स देखी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसमें से आपको सेल्सियस और केल्विन में चेंज करने के लिए आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं चैप्टर के, और अभी देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक बेटा हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे थे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमने पढ़ा था वहां पे कि हीट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से कन्वर्जन हो जाता है वहां पे। और अब मैं बताता हूं आपको कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
effect of pressure on metal. अब देखो बेटा, पहली बात तो ये है, देखो अगर हम बेटा सॉलिड पे, अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस पे, ये सॉलिड है, ये मार्कर सॉलिड है, अगर हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में, ये तो टूट जाएगा, ये रिजिड है, ये टूट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर बेटा अकेले कन्वर्ट नहीं कर सकता है स्टेट्स को, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स में प्रेशर अलोन कैन नॉट कन्वर्ट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रेशर अकेले नहीं कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अब देखो, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, आपको बेटा कुछ इस तरह से एक सिलेंडर दिया हुआ है, और इस सिलेंडर में आपको गैस फिल हुई है, इस सिलेंडर में गैस फिल की गई है, और आपको बताया है कि अगर हम इस गैस पे एक पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाएं, तो ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस फिल्ड है, अगर हम इस गैस पे प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, ये क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर लगाते हैं इसमें, तो क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। अब देखो, अब हम क्या करें, अब हम बेटा पार्टिकल्स पास आ जा रहे हैं, अब क्या होगा कि अगर इस प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे हम, अब हमने उसको पिस्टन को बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के नीचे कर दिया, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे। और आपको बताया बुक में कि पार्टिकल्स अगर पास आ जाएंगे गैस के, तो एक तरह से वो लिक्विफाई हो जाएंगे, जैसा कि ख्वाहिश ने बताया कि वो लिक्विफाई हो जाएंगे। बुक के पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, श्रद्धा बेटा, पेज नंबर 8 पे आपके आई थिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स पास आ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेशर रिलीज कर देंगे, यहाँ पे अगर हम प्रेशर को रिलीज कर देंगे, तो ये प्रेशर रिलीज कर देने की वजह से ये फिर से वही अपनी जगह आ जाएंगे पार्टिकल्स, ये भी बात है, पार्टिकल्स फिर से अपनी जगह आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेशर अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो हम इंटर कन्वर्जन नहीं कर सकते, हमें प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज करना होगा। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें वहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। हाँ गरिमा, ऐसे ही होता है एलपीजी में कि टेम्परेचर को वहां पे हमें डिक्रीज करना होता है और प्रेशर इंक्रीज करना होता है। तो प्रेशर अलोन कैन नॉट कन्वर्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, प्रेशर अलोन कैन नॉट कन्वर्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कहीं ड्रॉ करने को आपको नहीं आएगा, ठीक है बेटा, बस समझाने के लिए है। आप देखो, हमने उस डायग्राम से बस ये समझा कि प्रेशर अप्लाई करेंगे अगर, तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, हमने ये सिर्फ पढ़ा है वहां पे, ठीक है। आप देखो बेटा, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि प्रेशर अलोन कैन नॉट कन्वर्ट
स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर प्रेशर के साथ साथ हम टेम्परेचर को भी डिक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करें और टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, गैस कैन बी लिक्विफाइड, gas can be liquefied. Hello Tanya, good evening. Gas can be liquefied by increasing pressure and decreasing temperature. इंक्रीजिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करें और प्रेशर को इंक्रीज करें तो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा। लेकिन अब देखो सॉलिड पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो वो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सॉलिड पे प्रेशर लगाएंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है प्रेशर वाला, जो मैंने ये वाला जो टॉपिक लिखवाया है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस पे बेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, वैसे सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस पे बेस्ड। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक लिख लिया है सबने, मैं इसको रब कर दूं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, आदर्श ओके, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखो बेटा, हमने बेटा पढ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया है, कुछ इस तरह से है। हमने पढ़ा बेटा कि सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है कि हीट हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम हीट अप्लाई करते हैं सॉलिड पे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, यहां पे हमने इंक्रीज किया था तो लिक्विड में चला गया था, और लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें, लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम कम कर दें, रिड्यूस कर दें, टेम्परेचर को घटा दें, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। जैसा कि हमें दिखता है कहां पे, जैसा कि हमें दिखता है हमारे फ्रिज के अंदर, और इसको हम बोलते हैं, सूजल ने बिल्कुल सही बताया, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो हम वहां पे लिक्विड रखते हैं, वाटर रखते हैं, और वो सॉलिड में आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये हो गया सॉलिडिफिकेशन। आप देखो, फिर हमने बेटा पढ़ा था कि हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में। हमने पढ़ा था कि लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कैसे होगा, हम फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं वेपराइजेशन, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और अभी हमने पढ़ा
कि गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और एक प्रोसेस है हमारे पास जिसके थ्रू हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस से हम डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं गैस को, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। दोनों के लिए सेम है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप बेटा ये डायग्राम बना लो, इसके बाद मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। बना लो बेटा, ड्रॉ कर लो। बता देना बेटा ड्रॉ हो गया तो बताना मुझे, ठीक है। तान्या ओके, ठीक है। दीक्षा ख्वाहिश हो गया बेटा, ठीक है। सुजल हाँ, तन्मय डाउट है, तन्मय मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूं। तन्मय पूछो सर बेटा। सर गैस टू सॉलिड डायरेक्टली को सर डिपोजिशन भी कहते हैं ना? हाँ, इसको हम डिपोजिशन भी बोलते हैं, गैस को सॉलिड में डायरेक्टली, हाँ इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, ख्वाहिश हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला सुनो कि मैंने बताया कि सॉलिड से गैस में जाएगा और गैस से सॉलिड में आएगा डायरेक्टली, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन गैस से हम सॉलिड में लेके जाते हैं तो इसको हम डिपोजिशन भी बोलते हैं। अभी जब मैं आपको सब्लिमेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा डिपोजिशन के बारे में। अब देखो बेटा सुनो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए बेटा ये वाले जो वर्ड्स ना, ध्यान से सुनो, ये वाला जो वर्ड है सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, इसमें से बेटा कोई भी वर्ड हमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिडिफिकेशन, या फिर हमें क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें बेटा पता तो चल गया, हमें बेटा इतना तो पता है अब कि सॉलिड को हीट करेंगे तो फ्यूजन हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है कि लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। हमें पता है कि सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, या गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, अगर हम लिक्विड के टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और अगर हम गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। हमें ये तो पता है, लेकिन अब हमें बात ये है कि हमें इसकी डेफिनेशन लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको अभी ऐसा करता हूं कि इनकी डेफिनेशन में 2 की डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं और बाकी 2 की डेफिनेशन आपका होमवर्क होगा, आप मुझे वो करके मुझे पिक भेजना। मैं आपको किसी 2 की, एक टेम्परेचर इंक्रीज वाले की बता देता हूं और एक टेम्परेचर डिक्रीज वाले की। मैं एक आपको बता रहा हूं बेटा फ्यूजन की और एक आपको मैं बता देता हूं कंडेंसेशन की। 2 डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूं। अब देखो बेटा, हम पहले लिखते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। फ्यूजन का डेफिनेशन में लिख रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड by
increasing temperature is called, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। सिंपल है एकदम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। एग्जांपल अगर मैं इसका लिखूं तो एग्जांपल मैं लिख देता हूं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फ्यूजन है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक दूसरा कोई बता देता हूं, ये तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, एक बता देता हूं कोई टेम्परेचर डिक्रीज करने वाला, और वो मैं आपको बता देता हूं कंडेंसेशन। ये देखो कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या किया था कि गैस को कन्वर्ट कर दिया था लिक्विड में, और टेम्परेचर को वहां पे हमने डिक्रीज कर दिया था। तो सेम ऐसे ही बताएंगे, कन्वर्जन ऑफ gaseous state into liquid state by decreasing temperature is known as condensation। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, हम ये जो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर का वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर बेटा हम इसी के साथ टेम्परेचर का यूज करके हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अगर हम इसी के साथ प्रेशर का भी यूज करेंगे तो ये प्रोसेस और जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर प्रेशर का यूज करते हैं तो ये प्रोसेसेस और तेज हो जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे, ये प्रोसेस कंडेंसेशन जल्दी से होगा और फ्यूजन भी जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो बताए हैं, फ्यूजन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है। आपको मुझे वेपराइजेशन और सॉलिडिफिकेशन की डेफिनेशन मुझे आपका होमवर्क लिख के भेजना है आपको, ठीक है। ये रब कर दूं, हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, सब्लिमेशन। ये रब कर दूं, लिख लो बेटा, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स में, और इस टॉपिक का नाम है रिपीट होमवर्क। अभी बेटा होमवर्क बता दूंगा। ये देखो, हम बेटा पढ़ रहे हैं सब्लिमेशन। तो हमें ये बात पता चली अभी, उस वाले डायग्राम से हमें पता है, कि सॉलिड, ये नहीं बनाना बेटा, हमें पता है कि सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में और गैस का कन्वर्जन डायरेक्टली सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। हमें पता है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है सब्लिमेशन की। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, बेटा लिख लेंगे 3 मार्क्स। अलग से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। अब देखो, तो सब्लिमेशन का मतलब ये है बेटा, देखो हमें पता था अभी तक कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में जाता है और फिर लिक्विड से गैस में जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और डायरेक्टली गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इन सब्सटेंसेस को बेटा हम बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू gaseous
state without coming in, without coming in liquid state. This process is called सब्लिमेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और बेटा गरिमा ने एग्जांपल बताया बिल्कुल सही, और मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में, सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में ना आए, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया सॉलिड से गैस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और मैं आपको बताया कि वो सब्सटेंस जो ये प्रोसेस शो करता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। लिख देता हूं ये पॉइंट, the substance which show sublimation, वो सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो करता है, which show sublimation is called sublimable, is called sublimable substance। तो जैसे कि गरिमा ने एग्जांपल बताया है, फॉर एग्जांपल कैम्फर, जो बेटा कपूर होता है, कपूर, कैम्फर, ठीक है, कपूर जो होता है उसको अगर हम एक पीस उसका ले लें और उसको ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाए? क्योंकि वो जो सॉलिड था कपूर, वो जो सॉलिड कैम्फर था, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता गया और धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो कैम्फर इसका एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि नैफ्थलीन, नैफ्थलीन बॉल्स आती है, हाँ सबलाइम्स, हाँ सबलाइम्स बोलते हैं बेटा, उसको सबलाइम्स भी बोलते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स बेटा आपने देखा होगा, व्हाइट कलर की बॉल्स आती हैं, ये इंसेक्ट रिपेलेंट्स होती हैं। हम इनको क्लोथ्स पे या फिर इसको हम वॉशरूम में जगह जगह पे नैफ्थलीन बॉल्स को रख देते हैं, जिससे कि इसकी स्मेल से इंसेक्ट्स रिपेल होते हैं, इंसेक्ट्स उस जगह पे नहीं आते हैं। तो नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं ये इंसेक्ट रिपेलेंट होती है। लिख देता हूं इस पॉइंट को, नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं ये इंसेक्ट रिपेलेंट होती है। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट्स भगाने के काम आता है। और तब मैंने एग्जांपल बताया है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी एग्जांपल है। अमोनियम क्लोराइड का बेटा आपको फॉर्मूला आ सकता है ओलंपियाड में, अमोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला आ सकता है ओलंपियाड में। और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। लिख रहा हूं मैं बेटा, फॉर्मूला इसका होता है NH4Cl, फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। ये आपको बेटा ओलंपियाड में पूछा जा सकता है, फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है। तो ये है, ये था सब्लिमेशन की सॉलिड से कोई सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब बेटा इसी सब्लिमेशन के बेसिस पे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, और बुक में जो एक्टिविटी दी है वहां पे आपको ये बेटा नोट कर लिया, रब कर दूं तो बुक में जो एक्टिविटी दी है वहां पे एक्टिविटी में आपको सब्लिमेशन एक्सप्लेन किया है। तो मैं वो आपको एक्टिविटी थोड़ा बताता हूं, ठीक है। रब कर रहा हूं बेटा मैं इसको।
सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट बेटा, 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा, वहां पे आपको जो एक्टिविटी दी है बुक में, तो उस एक्टिविटी में आपको दिखाया है, उस एक्टिविटी में आपको दिखाया बेटा अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन। उस एक्टिविटी पे देखो हमें पता चल गया है कि सब्लिमेशन होता क्या है एग्जैक्टली, लेकिन अब बात यह है ना कि आपको बेटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो जो एक्टिविटी में डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे एक डायग्राम बना हुआ है, तो आपको बेटा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि आपको वो डायग्राम बना हुआ होगा और आपको एबीसी पार्ट आपको बनाने होंगे। तो हमें वो जो डायग्राम में दिए हुए हैं ऑपरेटर्स, वो हमें पता करने हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। अब देखो वहां पे बेटा हमें एक स्टैंड है, हमारे पास एक स्टैंड है और इसमें लगाया है हमने एक बर्नर लगाया है और हमने एक प्लेट में, जिसको हम बोलते हैं चाइना डिश, एक प्लेट में इस प्लेट पे हमने लिया है बेटा, इस प्लेट पे हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। इस प्लेट का नाम है बेटा चाइना डिश। चाइना डिश, ये जो चाइना डिश होती है, ये जो प्लेट है, ये हाई टेम्परेचर पे भी ब्रेक नहीं होती है। तो इसीलिए हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में चाइना डिश का यूज करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इसका नाम है चाइना डिश। अब देखो बेटा इस चाइना डिश के ऊपर, यस सर, हाँ सर मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास में हो सकता है। अब देखो बेटा इस चाइना डिश के ऊपर हमने रखा है एक फनल। इसके ऊपर बेटा हमने रखा है एक फनल। ये जो फनल है, फनल तो कैसा होता है, फनल तो ऐसा होता है, इस फनल को हमने उल्टा रखा है, इसीलिए ये हो गया हमारा इन्वर्टेड फनल। ये उल्टा रखा है, ये है इन्वर्टेड फनल, ये इन्वर्टेड फनल है। अब देखो बेटा, अब ध्यान दो, इसमें हमने रखा था ये अमोनियम क्लोराइड। यहां पे अब मैं लिख रहा हूं सॉलिडिफाइड सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। याद रखेंगे, मैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, उसका केमिकल नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा जब आप डायग्राम देखोगे। तो ये मैंने सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लिया। अब बेटा देखो, जब मैंने इसको हीट किया है थोड़ा, जब मैंने इसको हीट किया है, इसको टेम्परेचर दिया है, तो ये सॉलिड से लिक्विड में आना चाहिए था, लेकिन बेटा ये सॉलिड NH4Cl जो था, ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में। आप देखो बेटा ध्यान से, ये जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये NH4Cl जो है ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है और ये इवेपोरेट हो रहा है ऊपर। अब बेटा ये बाहर ना निकल जाए, ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में ना चला जाए, इसलिए हमने यहाँ पे हमने स्टॉपर लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने एक कॉटन, थोड़ा सा कॉटन रखा हुआ है जिससे कि वो गैस बाहर ना चली जाए। तो यहाँ पे आपको बुक में वर्ड दिया है कि ये है कॉटन प्लग, जिससे जो स्टॉपर की तरह काम कर रहा है, ये है एक कॉटन प्लग। अब देखो बेटा, आपको लिखा हुआ है बुक में कि देखो ध्यान दो, जब हमने इसको हीट किया, जब हमने अमोनियम क्लोराइड को बेटा जब हीट किया तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया गैस स्टेट में, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा,
कि वो अमोनियम क्लोराइड जो गैसियस फॉर्म में था, वो अमोनियम क्लोराइड जब इस फनल की, वो अमोनियम क्लोराइड जो गैसियस फॉर्म में है, वो जब इस फनल की बॉल्स पे जाएगा तो वहां पे वो फिर से बेटा ठंडा हो जा रहा है, यहाँ पे वो फिर से कूल डाउन हो जा रहा है, फिर से वो यहाँ पे कूल डाउन हो जा रहा है। और कूल डाउन हो जाने की वजह से जब टेम्परेचर दिया था तो वो सॉलिड से गैस में आ गया था। अब वो गैस से फिर जब इसके बॉल्स से स्ट्राइक किया है तो वो फिर से कूल डाउन हो रहा है, तो वो फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, फिर से वो कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड में। तो यहाँ पे ये फिर से कन्वर्ट हो गया है, सॉलिडिफाइड हो गया है। तो यहाँ पे मैं इस बार लिख दे रहा हूं सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाइड NH4Cl, ये वाला सॉलिडिफाइड है। और बीच वाला क्या है, ये तो गैस के फॉर्म में है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये वाला है, ये वाला है बेटा गैसियस अमोनियम क्लोराइड, यहां पे पूरा नाम लिख देता हूं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेटा ये बताया मैंने आपको पहले ही कि ये जो केमिकल नेम है अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बाकी ये हमें पता था पहले से ही, हमें तो पता चल गया कि होता क्या है, हमें पता चल गया कि ये होता क्या है सब्लिमेशन, लेकिन हम बस अभी वो ऑपरेटर्स देख रहे थे कि वो ऑपरेटर्स क्या है। हाँ ठीक है, तो ख्वाहिश ने पूछा है क्वेश्चन कि if it cools would not convert to liquid it will stick to the walls and solidified। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, सब्लिमेबल सब्सटेंस जो होते हैं, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर्स बन गया है सबका, यस और नो फिर मैं आगे बताता हूँ इसी में। ये वाला ऑपरेटर्स बन गया सबका, इसमें लिख लेंगे नाम ऊपर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, हो गया सबका, ठीक है, रद्द कर दे रहा हूं इसको। ठीक है रितिका दीक्षा, ओके मैं रद्द कर रहा हूं इसको। अब देखो बेटा, ख्वाहिश ने क्वेश्चन पूछा कि सॉलिड से गैस में जा रहा था और फिर मैंने बताया कि गैस से वो डायरेक्ट वापस सॉलिड में जा रहा है। तो ईशान ने बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ड्राई आइस का। अब देखो बेटा, हम अगर बेटा हम इसमें मैंने गैस, ये मैंने एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर में मैं गैस फिल कर रहा हूं और ये गैस है CO2 गैस, CO2 गैस मैंने यहां पे फिल किया है। ठीक है, CO2 गैस मैंने यहां पे फिल किया है इसमें। अब देखो इस CO2 गैस पे बेटा मैं लगा रहा हूं प्रेशर, इस पे मैंने अप्लाई कर रहा हूं मैं प्रेशर, यहां पे लिख देता हूं अप्लाइंग प्रेशर। मैं इसमें प्रेशर जब लगाता हूं और इसका सिलेंडर का मैं टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा हूं, इसका मैं टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा हूं, अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा हूं। अब देखो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन बेटा यहाँ पे गैस पे ये एक सब्लिमेबल गैस है, ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा बाद में, ये बेटा हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा आइस के फॉर्म में। जब हम इस पे काफी प्रेशर अप्लाई कर देंगे
तो ये हमें थोड़ी देर बाद आइस के फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलने लगेगा और हम उस टाइम पे इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ये है क्या, CO2 ही है, ठीक है, CO2 है ये, और वो अब ड्राई आइस के फॉर्म में मिल रही है जब हमने प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर डिक्रीज किया। ठीक है, गरिमा ने बताया है कि ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड CO2 होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो तो ख्वाहिश, अब देखो बेटा, अगर मैं इसको इस पे से, अगर मैं इस ड्राई आइस में से ये प्रेशर फिर से हटा दूंगा ना, इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दूंगा, अगर रिलीज कर दूंगा इसको ड्राई आइस को, तो ये फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्लिमेबल सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। ठीक है बेटा, आपको 9th क्लास में जो मेन क्वेश्चन है वो बेटा आपको क्वेश्चन यही मिलेगा कि दो या 3 मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में बेटा आपको क्वेश्चन यही मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन एंड गिव सम एग्जांपल। तो बेटा सब्लिमेशन आप जानते हो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको कई सारे बता दिए, ये ड्राई आइस भी एक एग्जांपल है। बेटा सब्लिमेशन सबको क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। सब्लिमेशन क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो बेटा, अभी पूछो, क्लियर है सबको? ठीक है, पायस, दीक्षा, ठीक है, श्रद्धा, गरिमा, आदर्श, ठीक है, ठीक है, ईशान, सबको क्लियर है सब्लिमेशन? सूजन को क्लियर है? सूजन को क्लियर है? अब हम आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन, अब देखो बेटा, ये टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब, अभी बेटा हमने एक वर्ड पढ़ा था वेपोराइजेशन, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हमने देखा था कि लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, कि कोई लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन बेटा याद रखो, ये देखो, ये नहीं बनाना जो मैं बना रहा हूं, अगर आपने हेडिंग लिख ली है। अब देखो बेटा, वेपोराइजेशन में क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि वेपोराइजेशन में मैंने स्टैंड लगाया था, एक बर्नर लगाया था, और बर्नर से मैं उस वाटर को जब हीट कर रहा था तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे कि ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे वेपराइजेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले मैं लिखता हूं इवापोरेशन की डेफिनेशन, अब जो लिख रहा हूं वो आप लिखना, ये डायग्राम नहीं बनाना। ये देखो, वेपर इवापोरेशन लिख रहा हूं, इवापोरेशन फर्स्ट पॉइंट इसमें मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, conversion of liquid state into gaseous state, is called evaporation, और बेटा इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं,
it is a surface phenomena. It is a surface phenomena. It is a surface phenomena. ठीक है, अब देखो बेटा इतना हो गया, लिख लिया। ये डायग्राम में रब कर रहा हूं, देखो ये डायग्राम में रब कर रहा हूं। अब देखो इसी में बेटा एक और पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, the boiling point of liquid. It occurs below the boiling point of liquid. ठीक है, अब देखो लिख लिया सबने, लिख लो बेटा लिख लो, बताओ फिर लिख लिया है सबने? ठीक है, ठीक है बेटा लिख लिया। अब देखो बेटा हमने मैंने बेटा जब आपको बताया था, मैंने आपको बताया था वेपराइजेशन। जब मैंने आपको बताया था वेपराइजेशन, तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था इस तरह से कि इसको हीट करेंगे तो ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा, ये बताया था। और देखो बेटा ये जो लिक्विड है इसको हीट कर रहे थे तो ये गैस में तब बदलेगा, तब चेंज होगा गैस में जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर, मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, H2O लिया है, और H2O का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर बेटा मैं टेम्परेचर यहाँ पे जब 100 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, जब टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब आ गया था 100 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर पहुंच गया था तब ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। इसको प्रोसेस को बोल रहे थे वेपराइजेशन। और देखो ये जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन में बेटा लिखा हुआ है, इवापोरेशन में लिखा हुआ है इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही इवापोरेशन हो जाता है। कहने का मतलब है अगर बेटा हमारे घर पे, अगर हम अपने घर पे बेटा फ्लोर पे, जो हमारा फ्लोर है, अगर हम फ्लोर पे वाटर थोड़ा सा, वहां पे वाटर हम स्प्लिट कर देते हैं, वहां वाटर थोड़ा सा पुट कर देते हैं फ्लोर पे, ऐसे ही स्प्लिट करके वाटर, तो क्या होता है कि हम वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वाटर अपने आप साफ हो जाता है। कहां चला जाता है? वो वेपर के फॉर्म में बन के वो निकल जाता है, वेपर के फॉर्म में वो बन के निकल जाता है। सब्लिमेशन नहीं है, वेपराइजेशन। अभी मैं बताता हूं। ये वाला बेटा समझ में आ रहा है ना कि देखो वेपराइजेशन में हम हीट कर रहे थे, जब हम हीट कर रहे थे वेपराइजेशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुंच रहा था तो वो कन्वर्ट हो जा रहा था गैस में। लेकिन हमारे घर पे जो फ्लोर है, अगर हम वहां पे वाटर स्प्लिट कर देते हैं तो वहां पे तो हम 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दे रहे टेम्परेचर, वो तो बिना 100 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी देर में अपने आप गैस में कन्वर्ट हो गया और एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में निकल गया। तो यहां से ये बात क्लियर है कि ये जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही हो जाता है। इवापोरेशन होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पे और वर्ड था, यहाँ पे मैंने लिखा था कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। यहाँ पे लिखा है कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। कहने का मतलब है
कि यहाँ पे हम इसको नीचे से नहीं हीट दे रहे हैं, यहां से नीचे से इसको नहीं हीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि देखो इसको समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर था ना, मान लिया कि ये वाटर था, ये वाटर बना दिया, और इस वाटर में मैंने माना कि ये पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये H2O के पार्टिकल्स हैं। यहां पे बेटा क्या हो रहा है कि ये H2O के पार्टिकल्स, ये H2O के पार्टिकल बेटा एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं नीचे से नहीं हीट दे रहा हूं, ये एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब काफी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जब जो नीचे वाले वाटर के पार्टिकल्स हैं, जब बेटा इस वाले वाटर के पार्टिकल में और दूसरे वाले वाटर के पार्टिकल में, जब इन दोनों वाटर के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स लगा हुआ है, जब ऊपर वाला सरफेस वाले पार्टिकल एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब टूट जा रहा है, तो ये पार्टिकल जो ऊपर वाला है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है, और जब ये वाले पार्टिकल्स ऊपर वाले चले जाएंगे, उसके बाद ये वाले सेकंड जो लेयर है वो आ जाएगी, फिर वो वाले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेरिक हीट को, और फिर वो वाले। तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। फॉर एग्जांपल ये समझो बेटा, ये सब मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा आई थिंक, ये सब मैं रब कर देता हूं। आप देखो एग्जांपल बेटा दूसरा, किसी रिवर में, जो रिवर होती है, ये मैं एक रिवर बना रहा हूं, रिवर में बेटा जो वाटर है, रिवर में जो वाटर है, देखो रिवर बनाई, इसमें रिवर में बेटा जो वाटर है, तो टॉप पे कुछ वाटर होगा, ये टॉप के वाटर बना दिए मैंने, ये टॉप पे वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स है सरफेस पे, और इसके अलावा इसकी डेप्थ में भी नीचे तक वाटर फिल होगा ना, नीचे तक भी वाटर इसमें फिल होगा, लेकिन जो टॉप का वाटर है, रिवर में जो ऊपर का पानी है, सरफेस पे जो वाटर है, यही तो सन की जो हीट है या फिर एटमॉस्फेयर में जो हीट है, उस हीट को, एटमॉस्फेरिक हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना ऊपर वाले पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक हीट को ऊपर वाले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाएंगे, पार्टिकल्स, और उसके बाद फिर जो सेकेंड लेयर होगी वो आएगी, वो इवापोरेट। इसीलिए लिखा था कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, और इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही हो जाता है, उसको जरूरत नहीं कि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वो इवापोरेट होगा। तो इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, लेकिन वेपराइजेशन एक सरफेस फेनोमेना नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो अब आपको बेटा जो क्वेश्चन आएगा इन दोनों पे बेस्ड, मैं आपको अभी तक समझा रहा था कि वेपराइजेशन में और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। आपको जो मेन क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यही आएगा कि राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए, फिर मैं ख्वाहिश आपका डाउट अभी बता रहा हूं, डाउट आपको मैंने पढ़ लिया है, अभी बताता हूं। पहले हम इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं कि वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। लिखते हैं बेटा हम एक तरफ हम लिखते हैं इवापोरेशन, और एक तरफ हम लिख रहे हैं वेपराइजेशन। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि इवापोरेशन, मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, इट इज अ सरफेस फेनोमेना।
और गरिमा ने बताया कि वेपराइजेशन एक बल्क फेनोमेना है। यहाँ पे बेटा देखो वेपराइजेशन में क्या हो रहा था कि हम नीचे तक हीट कर रहे थे। वेपराइजेशन में बेटा, वेपराइजेशन में जो वाटर है वो वेपराइजेशन में वाटर एटमॉस्फेरिक हीट नहीं ले रहा है। वेपराइजेशन में वाटर एटमॉस्फेरिक हीट नहीं ले रहा है, यहाँ सिर्फ हम नीचे हीट कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे इसमें जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे नीचे से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस हीट को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं हीट को। और जब इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा तो जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं वो इवापोरेट होने लगेंगे। तो यहाँ पे पूरे के पूरे वाटर वाले पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस वाले वाटर के पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। याद रखिए, इसीलिए लिखा हुआ है कि सरफेस फेनोमेना है और वहां पे सारे के सारे वाटर पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेपराइजेशन जो है ये एक बल्क फेनोमेना है। तो वेपराइजेशन में मैं लिख रहा हूं इट इज बल्क फेनोमेना, ये एक बल्क फेनोमेना है। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पॉइंट, हमने पढ़ा था कि इवापोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही हो जाता है। अगर हमें वाटर को इवापोरेट करना है तो जरूरी नहीं है कि हम 100 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दें। हमने इवापोरेशन में देखा था कि फ्लोर पे अगर जमीन पे पानी फैला देते हैं, अगर फ्लोर पे वाटर को स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि नीचे से हीट ले रहा है। हमने ये देखा था कि ये जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये इसके वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक हीट लेके ये अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही इवापोरेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इवापोरेशन में लिख दे रहा हूँ कि इट अकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के पहले हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट के पहले हो जाता है। और लेकिन ये वाला जो है इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। ये वाला जो है ये बॉइलिंग पॉइंट के पहले नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपको आ सकता है क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। इसको बेटा कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। अब हो गया बेटा? ठीक है, हो गया सबका? ठीक है, लिख लिया? ठीक है, लिख लो बेटा, हो गया सबका? श्रद्धा हो गया बेटा? ठीक है, हो गया। अब देखो बेटा, ख्वाहिश ने क्वेश्चन पूछा था कि सब्लिमेशन क्या वेपराइजेशन है कि नहीं है। अब देखो बेटा, इसमें लिख लो पहले 3 मार्क्स जरूर लिखना, यहाँ पे लिख लेना 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा कि सब्लिमेशन क्या होता है। हमने पढ़ा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए तो सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, और गैस से भी सॉलिड में आ जाएगा तो सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसी को हम
डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि जब इन्वर्टेड फनल लग दिया था तो हमने देखा था चाइना डिश में क्या हो रहा था कि पहले तो वो चेंज हो रहा था गैस में और उसके बाद वो डिपॉजिट हो रहा था सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। लेकिन ख्वाहिश बेटा, लेकिन हमने वेपराइजेशन में क्या पढ़ा? हमने वेपराइजेशन में पढ़ा कि लिक्विड को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो हमने पढ़ा वेपराइजेशन में कि लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन सब्लिमेशन सॉलिड का कन्वर्जन गैस में, इसलिए वेपराइजेशन और सब्लिमेशन और ये वेपराइजेशन एक नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि वेपराइजेशन में लिक्विड का कन्वर्जन होता है गैस में, लेकिन सब्लिमेशन में सॉलिड का कन्वर्जन होता है गैस में। क्लियर है? कोई क्लियर बेटा? दोनों एक चीज नहीं, अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बेटा देखो, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो बेटा एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे होते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे, अगर आप सैंपल पेपर सीबीएसई के देखोगे बेटा 9th क्लास के, तो वहां पे आपको जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस बताए हैं तो वो क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में मिलते रहेंगे। ठीक है। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स में आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ लो कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको टॉपिक का बता रहा हूं, ये ऐसा है टॉपिक कि अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूं जब भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स का, तो मैं वहां पे इस टॉपिक को जरूर डालता हूं। ठीक है, तो आप समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब आप ऑफलाइन में आओगे तो मैं क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा भी। हम बेटा ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। वैसे तो बेटा इजी है टॉपिक, बहुत टफ नहीं है टॉपिक, तो इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी ये, तो इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। हमने देखो बेटा देखा, हमें पहले देखते हैं कि हमें क्या पता है इवेपोरेशन के बारे में। हमें इवेपोरेशन के बारे में पता है कि हमें इवेपोरेशन के बारे में पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है कि वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेके, एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब करके वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैस स्टेट में। हमें पता है। अब देखो बेटा, अगर एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा होगी, हीट अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर एक फैक्टर है, टेम्परेचर एक फैक्टर है और टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एटमॉस्फेरिक हीट ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी हाई होगा। तो पहला मैं जो फैक्टर लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैं लिख देता हूं कि अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of evaporation। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेचर वाला इजी सा है। ठीक है, चलो ठीक है।
दूसरा हमारा फैक्टर है, दूसरा बेटा हमारा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अब देखो, ऊपर वाला हो गया इसलिए हमने इजी सा है, ऊपर वाला टेम्परेचर वाला। सरफेस एरिया देखते हैं। देखो बेटा, मैंने एक ये बीकर लिया छोटा सा, और इस बीकर में मैंने वाटर फिल कर दिया H2O, ठीक है, और इसको मैंने कहीं सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया कि ये वाटर इवापोरेट हो जाए। मैंने इस बीकर में वाटर लिया था बेटा 50 ml, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 50 ml वाटर को मैंने एक दूसरे तरह के बीकर में रखा, एक दूसरे तरह के अपरेटस में रखा, और इसमें कैसा हो जाएगा ये वाटर, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो, पहले सनलाइट जो मिल रही थी वो सिर्फ इतने पार्टिकल्स को मिल रही थी, जब ये पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे तो चला जाएगा। लेकिन इस वाले बीकर में रखने से, इस वाले अपरेटस में रखने से अब जो सनलाइट मिल रही है, अब जो हीट मिल रही है वो ज्यादा पार्टिकल्स को मिल रही है, तो यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, जैसा टेम्परेचर था वैसे ही सरफेस एरिया भी एक फैक्टर है इवापोरेशन का। कहने का मतलब है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन surface area increases rate of evaporation। और वही बात है कि सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया is directly proportional to the rate of evaporation। विद टेम्परेचर और सरफेस एरिया क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, दोनों इजी से पॉइंट थे, ठीक है, ठीक है ख्वाहिश, दोनों इजी से पॉइंट थे। दीक्षा, गरिमा हो क्या, अतुल, ठीक है, इजी पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। अब देखो, आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। ओके श्रद्धा, अब देखो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं तन्मय। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमिडिटी। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। थर्ड पॉइंट है, थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अब देखो, पहली बात तो कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कितने हैं। वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। अगर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम है तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी लो है, ह्यूमिडिटी लेस है। अब बेटा समझो बहुत अच्छे से, ये वाला समझो। मैं जो डायग्राम बना रहा हूं अभी इसको बनाएंगे नहीं। ये देखो बेटा, मैं एक रूम में, मैं इस रूम में, ठीक है, रूम हटा देता हूं। दीक्षा ने फोटो डाली है, ख्वाहिश है, इंस्टा पे मैं लिख देता हूं ये है ख्वाहिश का गार्डन है। अब देखो बेटा, यहां पे मैं इसमें, यहां पे गार्डन में मैं यहां पे कर रहा हूं इवापोरेशन। मैंने इसमें यहां पे रखा हुआ है वाटर, यहां पे मैंने रखा है H2O। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे इसके गार्डन में यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब कि यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स
पहले से बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा है वाटर के पार्टिकल्स, ये पहले से यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है पहले से ही, और यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वाटर वेपर बहुत ज्यादा। अब देखो यहां पे जो वाटर के वेपर हैं हमारे, जो लिक्विड है हमारा, जो लिक्विड है हमारा जिसको इवापोरेट होना है, उसको ऊपर ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है, पहले से ही वहां पे वाटर वेपर है, तो ऊपर वहां पे फ्री स्पेस नहीं है कि कहां पे ये जाएगा। अगर थोड़ा बहुत स्पेस है भी तो एक दो वाटर के वेपर वहां पे थोड़ा बहुत लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा। अगर मैं ये वाटर वेपर इसके एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर रिमूव कर दूं, अगर मैं यहां से ये वाटर वेपर रिमूव कर दूं, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, तो अब ये वाटर के वेपर इजीली, बहुत इजीली सब तरफ स्प्रेड हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होगा तो इवापोरेशन लो होगा, कम होगा, और अगर वाटर वेपर, अगर ह्यूमिडिटी लेस होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर है, तो ह्यूमिडिटी जो होता है तो ये उल्टा है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, increase in humidity decreases the rate of evaporation। यहां पे बेटा, यहां पे जो ह्यूमिडिटी है ना, यहां पे ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन की। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर समझ में आ गया कि ये ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवापोरेशन को। इसके पहले बेटा हमने जो दोनों पढ़े थे फैक्टर्स, वो दोनों फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन अभी जो हमने फैक्टर पढ़ा है ह्यूमिडिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है सबको? ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बेटा ये समझना। क्लियर सबको? ठीक है गरिमा, ठीक है, ओके ख्वाहिश, ओके तन्मय, अनुराग, ठीक है, ठीक है, ईशान क्लियर है, सुजल क्लियर है, ओके, विवेक है इसमें क्या? विवेक नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट हमारा फैक्टर है, जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है विंड। लास्ट फैक्टर है हमारा विंड, ये फोर्थ फैक्टर। अब बेटा इसको समझो, मैंने जिस जगह पे इवापोरेशन के लिए लिक्विड को पुट किया था, जिस जगह पे मैंने लिक्विड रखा था इवापोरेशन के लिए, यहां पे विंड एब्सेंट है, विंड एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे इवापोरेशन स्टार्ट हुआ, और बेटा इवापोरेशन जब स्टार्ट हुआ तो ये वेपर्स जो थे, वेपर यहाँ पे बाहर आए वाटर के, ये बाहर आ गए, लेकिन विंड एब्सेंट है तो ये वेपर जो है ये हट नहीं पाए, यहां से कहीं और नहीं गए, इसलिए अब फिर से झगड़ा नहीं है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर यहां पे मैं विंड को प्रेजेंट कर दूं, विंड स्पीड ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स
मूव कर देंगे, ये पार्टिकल्स यहां चले जाएंगे और ये जगह फिर से फ्री हो जाएगी, तो फिर से वाटर इवापोरेट होने लगेगा। कहने का मतलब है कि विंड स्पीड अगर होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, विंड स्पीड अगर होगी तो वाटर जो इवापोरेट हुए, जो वेपर फॉर्म में आए, वो कहीं और चले गए, स्पेस फ्री हो गया, तो और इवापोरेशन हुआ, फिर विंड स्पीड ले गई और इवापोरेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे जो विंड स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है इंक्रीज in wind speed increases rate of evaporation, और मैंने बताया कि wind speed is directly proportional to rate of evaporation. अब बेटा यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, इस पे लिखो 3 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। अब हमारा बचा इस चैप्टर का एक टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अब इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में तो छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली आपके फर्स्ट चैप्टर में बेटा, आपके फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं 2 क्वेश्चंस लास्ट में, तो हमारा वही 2 क्वेश्चंस हमारे थ्योरी में बच गए, इस चैप्टर से वो 2 क्वेश्चन बच गए। और मैं इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, तो मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन में इंडेक्स या एक्सरसाइज में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कवर करेंगे। और 2 स्टेट और मैटर के जो बताए थे, एक सर आइंस्टाइन ने और एक हमारा प्लाज्मा, जो 2 और छोटे छोटे से टॉपिक है, उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन आज के लिए बेटा आपका होमवर्क नोट करो बेटा। होमवर्क आपका देखो, आपका होमवर्क है आज का बेटा, देखो होमवर्क है आपका। एक तो आपको बेटा वो वाला जो डायग्राम था ना, ये वाला डायग्राम आपको सेंड करना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बेटा सेंड करना है। और दूसरा आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन सेंड करनी है आपको बेटा, डेफिनेशन सेंड करनी है। मैंने बताई आपको कंडेंसेशन और फ्यूजन बताई, आपको बेटा डेफिनेशन देनी है मुझे वेपराइजेशन की, और आपको मुझे डेफिनेशन सेंड करनी है सॉलिडिफिकेशन की, सॉलिडिफिकेशन। और आपको एक जो मैंने सब्लिमेशन वाला डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से, वो वाला डायग्राम आपको सेंड करना है। ठीक है, तो ये वाला तो आपको लिखने के बाद मुझे आराम से भेज देना, लेकिन एक ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम अभी आप जैसे एंड होगी मीटिंग, आप उस पर मुझे भेज दीजिए। ठीक है बेटा, अच्छा होता है गंदा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे पता चलता है कि आपने कैसे किया है, तो आगे के लिए मैं और प्रिपेयर रहता हूं कि आपको किस तरह से बताना है, आगे कैसे बताना है, आगे कैसे पढ़ाना है। चलो ठीक है बेटा, बाय सबको, बाय बाय बाय। लिखो, बुक से पढ़ना बेटा। ओके दीक्षा बाय बाय, ख्वाहिश, अनुराग बाय, रितिका बाय बेटा, अतुल बाय, तन्मय बाय बेटा, आदर्श बाय। ठीक है मैं एंड कर रहा हूँ। ओके बाय करना है लोग, बाय बाय श्रद्धा बाय बेटा, सुजल बाय।